महामंदी के दौरान जब सरकार और जनता दोनों ही पैसे के लिए बेताब थे, तब कैलिफोर्निया में ग्रैंड लॉटरी की शुरुआत हुई। अगर कोई विनर को सूर्यास्त से पहले मार देता है तो वो कानूनी रूप से जैकपॉट का हकदार बन जाता है। लॉस एंजलिस में शॉन ने अभी लॉटरी जीती है। जैसे ही अनाउंस होता है, एक बड़ी भीड़ उसे मारकर पैसे हासिल करने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन शॉन हार मानने वालों में से नहीं है। वो लड़ाई करता है, कुछ हमलावरों को गिरा देता है और फिर फुर्ती से एक दीवार फांदकर भाग निकलता है। थका हुआ शॉन एक विंडो के जरिए पास के घर में घुस जाता है, जहां एक बूढ़ी महिला उसे देखकर चौंक जाती है। बिना सोचे समझे शॉन उसका फोन छीन लेता है और उसे तोड़ देता है ताकि वो मदद न बुला सके। इस बीच एक ड्रोन चुपचाप उसके हर कदम को ट्रैक कर रहा है और पूरी घटना लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है, जिससे लोग बड़े उत्साह से इसे देख रहे हैं। जब शॉन कुछ पल के लिए सांस ले रहा होता है तो बूढ़ी महिला ग्रैंड लॉटरी बोल्ट गन निकालती है। ये खास तौर पर इस खतरनाक खेल के लिए बनाया गया हथियार है। वो शॉन पर गोली चलाती है और वो वहीं मर जाता है। बूढ़ी महिला बड़े आराम से अपना लॉटरी टिकट तोड़ती है, जिससे ऑफिशियली लॉटरी टीम को बुलाया जा सके। टीम आती है, शॉन की मौत की पुष्टि करती है और उसे $22 मिलियन का विशाल चेक देती है। केटी अपने एक्टिंग करियर को दोबारा शुरू करने का सपना लेकर लॉस एंजेलिस पहुंचती है। बस में सफर करते हुए वो अपने छोटे से ऑस्कर कीचेन को पकड़कर अपने सपनों की याद ताज़ा करती है। पास ही बैठी एक छोटी लड़की को देखकर केटी उसे खुश करने के लिए मजेदार चेहरे बनाती है, लेकिन लड़की का पिता फोन पर उस पर चिल्ला रहा होता है। परेशान होकर केटी पुलिस अधिकारी बनने का नाटक करती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने अपनी बेटी के साथ सही बिहेवियर नहीं किया तो वो सोशल सर्विसेज में शिकायत कर देगी। आदमी मजबूर होकर अपना टोन बदलता है और एक बूढ़ी महिला केटी को उसकी हिम्मत के लिए उसको थैंक यू कहती है। लेकिन जैसे ही वो महिला वहाँ से चली जाती है, केटी को एहसास होता है कि उसकी वॉच गायब है। बाहर शहर का माहौल तनाव से भरा हुआ है। हर कोने पर हिंसा की आहट सुनाई देती है और लॉटरी के एडवर्टाइजमेंट हर जगह नजर आते हैं। मीडिया अगले ड्रॉ को लेकर उत्साहित है, जिसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग $1 बिलियन का जैकपॉट है। टिकटों की सेलिंग तेजी से बढ़ रही है और वॉच टिक टिक कर रही है। अगला विनर चुनने में केवल 18 घंटे बचे हैं। इस बीच नोएल, जो खुद को सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहता है, घर पर अगली अनहोनी के लिए तैयारी कर रहा है। निंजा टर्टल्स का थीम सॉन्ग गाते हुए वो बड़े ध्यान से अपने हथियारों को तेज कर रहा है और अपने प्लान की रिहर्सल कर रहा है। केटी आखिरकार उस अपार्टमेंट में पहुंचती है जिसे उसने ऑनलाइन रेंट पर लिया था, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि जगह पूरी तरह से खराब हालत में है। उसकी नई रूममेट सैंडी ने अपार्टमेंट की सिचुएशन के बारे में झूठ बोला था। जगह गंदी थी और सैंडी की पर्सनालिटी भी कुछ खास बेहतर नहीं थी। वो दखलंदाजी करती थी, केटी के कमरे में अपनी तस्वीरें छोड़ देती थी, बेतुके मजाक करती थी और अपनी सपोर्टिव माँ की कॉल्स को भी इग्नोर कर देती थी। माहौल को और खराब करने के लिए सैंडी का बॉयफ्रेंड डीजे केटी का स्वागत उसे मजाक के तौर पर थप्पड़ मारकर करता है। अगली सुबह नोएल का एड टीवी पर आता है। वो अगली लॉटरी विनर को टॉप टियर बॉडीगार्ड सर्विस देने का वादा करता है, दावा करते हुए कि इस खतरनाक गेम में बचने का सबसे अच्छा मौका वही है। केटी की सुबह एक और बुरे सपने के साथ होती है। ऊपर के बाथरूम से पानी लीक हो रहा है, जिससे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। गुस्से में वो सैंडी का सामना करती है, लेकिन सैंडी मदद करने के बजाय अपने कपड़े ऊंची कीमत पर रेंट पर देने की ऑफर करती है। जब केटी ऑडिशन वेन्यू पर पहुंचती है तो वहां का एक कर्मचारी उससे पार्टिसिपेशन फी लेता है। आखिरकार उसका ऑडिशन शुरू होता है और केटी अपना बैक स्टोरी शेयर करती है। वो अपनी जेब से अपना मोनोलॉग नोट्स निकालने जाती है, लेकिन उसे वहां सैंडी का लॉटरी टिकट मिलता है। बिना सोचे समझे केटी उसका अंगूठा उस टिकट पर रख देती है, जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है। टिकट उसकी फोटो खींचता है और उसे ऑफिशियली तौर पर कैलिफोर्निया ग्रैंड लॉटरी में एक प्लेयर के रूप में रजिस्टर कर देता है। तभी अचानक उनके सारे लॉटरी टिकट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एक ब्रॉडकास्ट केटी को लॉटरी विनर घोषित करता है और उसकी तस्वीर हर जगह दिखने लगती है। एक्ट्रेसेस का बिहेवियर तुरंत बदल जाता है और वहां अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि वो केटी पर जो कुछ भी हाथ में आता है उससे हमला करने लगती हैं। कुछ तो चाकू तक निकाल लेती हैं। एम्प्लॉइज भी जैकपॉट के लालच में लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। अपनी स्टेज कॉम्बैट ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए केटी किसी तरह उन्हें रोकती है। अगले फ्लोर पर केटी एक कमरे में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ तो एक सेल्फ डिफेंस क्लास चल रही होती है और इन पार्टिसिपेंट्स का उत्साह भी केटी को मारने में कम नहीं है। वो उसे
मेरा जैकपॉट कहते हुए उस पर समन्वित हमले करते हैं। केटी किसी तरह झुकती, बचती और अपनी चालों से हमला करने वालों को एक दूसरे से टकराने पर मजबूर कर देती है। वो उनसे एक्सप्लेनेशन की भी भीख मांगती है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। इसी अफरा तफरी के बीच एक आदमी उसका टखना पकड़ता है, उसे घुमाकर एक दीवार के पार फेंक देता है। केटी सीधे एक योगा क्लास में जा गिरती है, लेकिन यहाँ भी लोग उस पर हमला करने को तैयार हो जाते हैं। सेल्फ डिफेंस ग्रुप उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है और पूरा कमरा युद्ध का मैदान बन जाता है। सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि खून बहने लगता है। जब ऐसा लगता है कि अब केटी का अंत निश्चित है, नोएल अचानक छत से कूदकर एंट्री करता है और उसके हमलावरों को बेअसर कर देता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि उसकी प्रोटेक्शन प्लान के तहत केटी को 5 फ्री सेव्स मिलेंगे। इसके बाद उसकी सर्विस का चार्ज होगा, प्राइज मनी का एक हिस्सा। जैसे ही वे बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, एक फूड ट्रक से लोग केटी पर चाकू फेंकते हैं, लेकिन नोएल उसे बचा लेता है। उनकी बात खत्म भी नहीं होती कि कुछ लोग बाइक्स और एटीवीज लेकर उनका पीछा करने लगते हैं। नोएल एक पुराने वेयरहाउस में गाड़ी ले जाता है, जहां हवा आग बुझा देती है। अचानक नोएल रिवर्स करता है, जिससे एक बाइकर उसकी कार से टकराकर गिर जाता है, लेकिन तब तक और बाइकर वेयरहाउस में घुस जाते हैं और नई जगह पर आग लगाने लगते हैं। कैटी घबराई हुई नोएल से कहती है कि वह गेम छोड़ना चाहती है। नोएल गंभीर आवाज में बताता है कि गेम से बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका है, शहर छोड़ना, जो लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि हर कोई उसके पीछे पड़ा है। कैटी बार बार कहती रहती है कि वह लॉटरी छोड़ना चाहती है और आखिरकार नोएल उसे पास के क्विट लाइन ले जाने के लिए राजी हो जाता है। उसी समय बाइकर उन्हें फिर से देख लेते हैं और पीछा शुरू हो जाता है। एक हमलावर पीछे की विंडो से कार में कूद जाता है। कैटी महिला के चाकू को पकड़ लेती है, लेकिन नोएल को हाथ पर काट लिया जाता है। वह रियर व्यू मिरर पकड़कर महिला को मारता है। नोएल शांत रहकर अपनी नाक ठीक करता है। तभी एक पुलिस कार वहां आती है। कैटी मदद के लिए पुलिस के पास दौड़ती है, लेकिन वे भी लॉटरी के प्रतिभागी निकलते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। नोएल समय पर उनका टेजर छीन लेता है और उनसे लड़ने लगता है, जबकि कैटी गली में भाग जाती है। एक नक्शे के पीछे चेहरा छुपाकर कैटी देखती है कि एक ड्रोन उसके आसपास मंडरा रहा है और भीड़ उसे ढूंढने में लगी है। वह एक वैक्स म्यूजियम में छिप जाती है, जहां गार्ड लॉटरी के खिलाफ होता है और उसे मूर्तियों के बीच छिपने का मौका देता है। कैटी इसका फायदा उठाकर सैंडी को फोन करती है और अपनी कार मंगाने की कोशिश करती है, लेकिन सैंडी बार बार उसकी लोकेशन पूछने लगती है। कैटी को एहसास होता है कि सैंडी भी लॉटरी में हिस्सा ले रही है और वह घबरा जाती है। इसी बीच एक मोशन एक्टिवेटेड मूर्ति अचानक बोलने लगती है और कैटी की लोकेशन उजागर हो जाती है। थोड़ी ही देर में सैंडी और उसका बॉयफ्रेंड डीजे म्यूजियम में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें रोक देता है, ये कहते हुए कि उन्हें यहाँ स्टैचू के साथ गलत हरकत करने की वजह से बैन किया गया है। सैंडी गार्ड को बेहोश कर देती है और दोनों अंदर घुस जाते हैं। कैटी एक मूर्ति के पीछे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह चुपके से निकलने का प्रयास करती है तो डीजे उसे देख लेता है और उसे एक डेस्क पर धकेल देता है। कैटी जवाब में सैंडी पर एक बोतल फेंकती है और डीजे की आंखों में रेत डाल देती है। सैंडी और डीजे मिलकर कैटी पर हमला करते हैं, लेकिन कैटी एक मूर्ति का स्टाफ उठाकर अपना बचाव करती है। लड़ाई हॉरर थीम वाले एग्जिबिट में पहुंच जाती है, जहां वे एक दूसरे पर प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम्स से हमला करते हैं। कैटी मूर्तियों को उन पर फेंकती है, गलती से सोचती है कि वह शेर को तोड़ रही है, लेकिन असल में वह कार्दशियन थी। काफी संघर्ष के बाद कैटी एक शटर नीचे गिराने के लिए बटन दबाती है। नोएल की सलाह याद करते हुए वह बेहोश गार्ड को इस तरह से रिपोजिशन करती है कि वह सांस ले सके और शटर के नीचे से बाहर निकल जाती है, जबकि सैंडी और डीजे अंदर फंसे रह जाते हैं। बाहर एक टूर बस गाइड कैटी को देखता है और माइक पर उसकी लोकेशन अनाउंस कर देता है। फिर भी शक में कैटी उस पर आरोप लगाती है कि वह उसे प्राइवेट में मारकर जैकपॉट क्लेम करने की प्लानिंग कर रहा है। टूर बस उनकी कार के पीछे बार बार टक्कर मारती रहती है। परेशान होकर नोएल बड़बड़ाता है कि काश उनके पास कोई बंकर होता, जहां रैपर को लगता है कि कैटी उससे कोई अजीब और गरीब मदद मांगने आई है। इससे पहले कि वे और कुछ समझा पाते, टूर बस वहां पहुंच जाती है। कैटी नोएल की डार्ट गन छीन लेती है और केली को मजबूर करती है कि वह अपना पैनिक रूम खोल दे। कैटी और नोएल जल्दी अंदर भागते हैं। एक हमलावर अपना हाथ दरवाजे में फंसा लेता है। कैटी को लगता है कि नोएल उसे शूट करने वाला है, तो वह पैनिक में गन छीनकर हमलावर के हाथ पर फायर कर देती है,
डांट लगते ही हमलावर पीछे हट जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। पैनिक रूम पूरी तरह से तैयार है, जिसमें खाना, पानी और बाहर की निगरानी के लिए स्क्रीन मौजूद है। फिर भी कैटी नोएल की मंशा पर शक करते हुए उस पर गन ताने रहती है। उसे भरोसा दिलाने के लिए नोएल उसके पास बैठकर अपने बारे में कुछ अजीब से दिलचस्प फैक्ट्स बताने लगता है, ताकि वह दिखा सके कि वह अच्छा इंसान है। बातचीत के दौरान कैटी की चाबी का कीचेन उसकी जेब से गिर जाता है। जब नोएल उसकी तारीफ करता है तो कैटी कीचेन का महत्व समझाती है। वह बताती है कि उसने एक्ट्रेस बनने का फैसला अपनी दिवंगत माँ की याद में किया था, जिन्हें फिल्में और सेलिब्रिटीज बहुत पसंद थे। उसकी माँ ने, यह जानते हुए कि हॉलीवुड कितना मुश्किल हो सकता है, कैटी को वह कीचेन दिया था ताकि वह हमेशा याद रखे कि उसकी माँ को उस पर गर्व होगा। कैटी आगे बताती है कि उसने चाइल्ड एक्टर के तौर पर अच्छी कमाई की थी, लेकिन उसके पिता सारा पैसा लेकर भाग गए, जिससे कैटी और उसकी माँ को अकेले जीवन काटना पड़ा। नोएल उसकी बातों को बड़े समझदारी और सहानुभूति से सुनता है। सैंडी केली को जगाने के लिए उसे थप्पड़ मारती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। परेशान होकर वो उसे पूल में घसीटती है और धमकी देती है, जिससे वह आखिरकार पासवर्ड बता देता है। ऑल योर बेस अरे बिलोंग टू यस। कैटी और नोएल ये सब सिक्योरिटी कैमरे पर देखते हैं। नोएल गुस्से में आ जाता है और समझता है कि अब उसे जोखिम उठाना पड़ेगा। वह किसी से फोन स्ट्राइक की रिक्वेस्ट करता है और जल्दी से कैटी का फोन एक सेफ में रख देता है। दोनों दरवाजे को सहारा देने लगते हैं, क्योंकि सैंडी पासवर्ड डालकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। दरवाजा खुलने से ठीक पहले पूरी भीड़ चौंक जाती है, क्योंकि उनके फोन पर एक एम्बर अलर्ट की आवाज गूंज उठती है। यह एक जाल होता है। हर फोन फटने लगता है, जिससे उनके शरीर के अलग अलग हिस्से घायल हो जाते हैं। बाहर गार्ड्स का एक ग्रुप मौजूद होता है, जिनकी कारें डैमेज प्रूफ होती हैं और जिनके पास रबर बुलेट गन होती है। वे केवल कैटी को अपने साथ ले जाने पर जोर देते हैं, लेकिन कैटी डिमांड करती है कि वे नोएल को भी लेकर चलें। सफर के दौरान कैटी गार्ड्स के साथ नोएल के कनेक्शन के बारे में सवाल करती है। कैटी लुइस से ज्यादा प्रभावित नहीं होती, खासकर जब वह बार बार नोएल का मजाक उड़ाता है। वह शहर से बाहर जाने की मांग करती है, लेकिन लुइस उसे एक नया फोन देकर और यह बताते हुए उसे मनाने की कोशिश करता है कि वह देश की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग में है। अपनी बात को साबित करने के लिए वह अपनी जेब से ग्रेनेड दिखाता है। सिर्फ 4 घंटे बचे होने पर लुइस कैटी और नोएल को फैसिलिटी का टूर देता है। वह उन्हें एक दीवार दिखाता है, जिसमें उन विनर्स के नाम एनोनिमस के रूप में दर्ज हैं, जिन्हें उन्होंने बचाया है। लुइस फैसला करता है कि कैटी को एक छुपे हुए अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस में ले जाना सेफ रहेगा, जिसके लिए वह डिकॉय व्हीकल्स का इस्तेमाल करता है। जाने से पहले कैटी और नोएल अपने जख्मों का इलाज करवाते हैं। रिकवर करते वक्त नोएल अपने अतीत के बारे में बताता है। वह शेयर करता है कि वह लुइस के साथ प्राइवेट सेक्टर में एक मर्सिनरी था। उनकी यूनिट दुनिया भर में डेंजरस लोगों को खत्म करने के लिए तैनात होती थी, लेकिन एक दिन नोएल को एहसास हुआ कि उनके टारगेट हमेशा बुरे लोग नहीं होते। इस सच को स्वीकार न कर पाने के कारण उसने एक मिशन के बीच में ही छोड़ दिया। एक एम्प्लॉई एक प्रोस्थेटिक्स मशीन लेकर आता है। कैटी अपना चेहरा मशीन में रखती है, जो उसे एक बूढ़ी आदमी में बदल देती है। उसके बाद वह नए कपड़े पहनकर अपना भेष पूरा करती है। सावधानी बरतने के बावजूद नोएल को शक हो जाता है। वह समझता है कि कैटी को फैसिलिटी से बाहर ले जाना समझदारी नहीं है, खासकर जब यह इतना महंगा ऑपरेशन है और हाल में उनके क्लाइंट्स की कमी रही है। उसे समझ आता है कि लुइस सिर्फ विनर्स को बचाने का नाटक कर रहा है और असल में उन्हें गुपचुप तरीके से मारने की योजना बना रहा है। जब लुइस कैटी को व्हीकल तक एस्कॉर्ट करता है तो कैटी नोएल को साथ लाने की जिद करती है। लुइस मना कर देता है तो कैटी हताशा में उसे ग्रोइन पर किक मार देती है। नोएल इस मौके का फायदा उठाकर गैराज का दरवाजा खोल देता है और डार्ट गन से सभी गार्ड्स को शूट कर देता है, जबकि भीड़ बिल्डिंग में घुस जाती है। भीड़ कैटी को उसके भेष में पहचान नहीं पाती, जिससे वह उनमें मिलकर खुद को छुपा लेती है। नोएल उसे गार्ड से चुराए गए की कार्ड देता है और भागने को कहता है। वह वादा करता है कि वह उसे समय दिलाने के लिए हमलावरों को रोकेगा और गार्ड्स अधिक संख्या में आकर नोएल को पकड़कर जमीन पर दबा देते हैं, जबकि लुइस उसे धमकाते हुए पूछताछ करता है। उधर डिकॉय कार सक्रिय हो जाती है, जिनमें से एक में कैटी छुपी होती है। लुइस के सिस्टम में अलर्ट ट्रिगर हो जाता है, जबकि कैटी कार का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। सोशल मीडिया पर उसकी बहादुरी की खबर वायरल हो जाती है और लोग उसे एक हीरो के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। शहर की सीमा के पास पहुंचने पर कैटी का फोन बजता है। लुइस का कॉल। वह धमकी देता है
कि अगर वह वापस नहीं आई तो वह नोएल को मार देगा और कॉल पर उसे चाकू मारने की आवाज सुनाता है। नोएल कैटी से खुद को बचाने की गुजारिश करता है, लेकिन कैटी वापस जाने का फैसला करती है। लुइस उसे एक पुराने थिएटर में बुलाता है और नोएल को ताने मारते हुए अपने अतीत के काले राज खोलता है। वह कबूल करता है कि वह हमेशा जानता था कि वे निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि यह फायदेमंद था। वह यह भी बताता है कि उसने उनकी टीम के सदस्यों की हत्या का प्लान बनाया था और इल्जाम नोएल पर डाल दिया था। 15 मिनट बचे होने पर कैटी ग्लव कंपार्टमेंट से एक बोल्ट गन लेकर थिएटर में घुसती है। वह लुइस और नोएल का सामना करती है और धमकी देती है कि वह अपनी जान ले लेगी ताकि कोई भी प्राइज मनी न ले सके। लुइस इसे झूठ मानता है, लेकिन कैटी अपनी बात को जोर देकर लाइव स्ट्रीमिंग दिखाती है। वह साबित करती है कि अगर लुइस ने उसे मारा तो उसके फिंगरप्रिंट गन पर होंगे। अंत में कैटी और नोएल एक नई शुरुआत के साथ अपनी लाइफ को चैरिटी और हेल्प प्रोजेक्ट्स को समर्पित कर देते हैं। दोनों अपनी मेहनत से कमाई आजादी और शांति को एक यार्ड पर एंजॉय करते हैं।